पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सेट प्रैक्टिस सीरीज में आज ये दूसरा वीडियो है। पॉलिटी में संवैधानिक विकास को हम लोग समाप्त कर चुके हैं और अब चर्चा हम लोग कर रहे हैं उससे संबंधित सारे प्रश्नों पे। इससे पहले के सीरीज में हमने 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किया है और अब आज हम लोग लगभग 34 प्रश्नों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। आप खुद यदि चेक करना चाहते हैं कि मैं कितना जान पाया हूं तो वीडियो में जब मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूं उस समय आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके भी आप अपनी जांच कर सकते हैं। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हुए हम अपने सीधा प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। 60 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिया था। आगे देखते हैं और जो टॉपिक है ये संवैधानिक विकास है और टॉपिक आधारित हम डिस्कशन लेकर आते रहेंगे। लगातार प्रश्न बनाना आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है किसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। किसी भी पीसीएस में जितना ज़्यादा आपको सेट प्रैक्टिस बेनिफिट कर सकता है उतना ज़्यादा सिर्फ पढ़ाई बेनिफिट नहीं करेगा। तो आइए चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है मेरे पास। पॉलिटी का है, टॉपिक संविधान विकास है। आइए समझते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है मेरे पास। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसके लिए हमने पहले ही चर्चा कर लिया था कि जो संविधान सभा ने हमारे लिए जो संविधान का निर्माण कर लिया था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के अंतर्गत हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसे अंततः 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे ये संविधान सभा के द्वारा आत्मार्पित किया जाता है। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा संविधान सभा। संविधान सभा थे और संविधान सभा में लोग कहाँ से आए थे? तो जो प्रांतीय चुनाव के द्वारा चुने गए थे पहले से ही उसमें से सभी लोगों को चुना गया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो यहाँ बात किया जा रहा है कि अगस्त 1946 में जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो देखिए यहाँ पे 2 बार चुने गए हैं। एक मुस्लिम लीग के पहले, एक मुस्लिम लीग जब साथ में था, बाद में मुस्लिम लीग हटने के बाद था, और एक 1947 में जब सरकार अंतिम रूप से गठित हो रही थी। तो यहाँ चर्चा की जा रही है प्रथम की और उसमें कौन उपलब्ध नहीं थे? तो याद रखिएगा इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम नहीं था। इस चीज को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की चर्चा कहाँ की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1835 के अंतर्गत 1935 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई थी। और जो ऑप्शन है मेरे पास 1861, 1909 और 1919, ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यूपी पीसीएस 2014 ने इस प्रश्न को पूछा है। तो क्वेश्चन की ग्रेविटी को आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित 3 जगह आपको व्याख्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जब 74 में कलकत्ता में खोला गया था। और दूसरा जो आपको व्याख्या देने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने को मिलेगा। और तीसरा जो अंततः दिखेगा स्वतंत्रता के बाद आपको नजर आता है। तो इसको याद रखिएगा। इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है तो कोई भी उत्तर नहीं होगा इसमें। आगे देखते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे तो वो BN राव बने थे। बेनेगल इनका पूरा नाम था, बेनेगल N राव इनका पूरा नाम था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो प्रथम मंत्रिमंडल वेल नोन क्वेश्चन है। तो इसके कानून मंत्री थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर इसके कानून मंत्री थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो आपको याद आ रहा होगा कि संविधान के लिए प्रारूप समिति जब गठित की गई थी तो उस प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और उसी 7 मेंबर्स में से यदि आप देखेंगे कि कौन कौन से वो मेंबर थे तो आपको याद कराते हैं एक बार कि इस प्रारूप मेंबर के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे और इनके साथ जो अन्य लोग थे इनमें याद कर लीजिए N गोपाल अयंगर उसमें थे। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो KM मुंशी का नाम आता है, KM मुंशी वहाँ पे थे। चौथे नंबर पे आप देखेंगे अलादी कृष्णा स्वामी थे, अलादी कृष्णा स्वामी थे। 5वें नंबर पे देखेंगे तो BL मित्रा थे जिनका निधन हो गया था और बाद में इनके ही जगह पे माधव राव बने थे और एक DP खेतान हुआ करते थे और DP खेतान की मृत्यु होने के बाद इसमें T कृष्णाचार्य को शामिल किया गया था। तो याद रखेंगे। और संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था इसको भी याद रखिएगा। तो प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो स्पष्ट है इसमें से कौन कौन से सदस्य थे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आप 2 व्यक्ति तो नजर नहीं आएंगे, सरदार पटेल नजर नहीं आएंगे और जवाहरलाल नेहरू नजर नहीं आएंगे। तो ये तो स्पष्ट है कि ये दोनों लोग नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 और 3। तो देखिए 1 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर C में है। बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको कट कर सकते हैं। आगे देखिए किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो एक पश्चिम के प्रमुख रणनीतिकार, इतिहासकार कहिए और पॉलिटी के जानने वाले, उनका नाम क्या था? ऑस्टिन साहब थे। ये बेसिकली इनका नाम क्या था? ऑस्टिन साहब थे।
जेम्स ऑस्टिन शायद इनका पूरा नाम था। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। कारण उसका ये था कि जो संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे, उस मेंबर से अधिकांश लोग कहाँ से आए थे, अधिकांशतः जो सीट जीता था, तो संविधान सभा का अधिकांश सीट कांग्रेस ने जीता था। और यही कारण है कि अधिकांश लोग जो है वो कांग्रेस से थे। और इसी चीज को उन्होंने कोट करते हुए कहा था कि संविधान सभा बेसिकली उनके बिना अधूरा है, और इसीलिए संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस जो है वो भारत है। इस बात को याद रखिएगा। और इसका जो डिटेल्स है याद रखिएगा। संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। पीछे के वीडियो में जाके देख लीजिएगा, जो संविधान सभा निर्माण वाला वीडियो है, उस वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा और वहाँ आपको सारा ही ये पूरा डाटा मिल जाएगा और उसके आधार पर आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या उस समय 389 निश्चित की गई थी और उसी में से जो चुनाव हुआ था, चुनाव के आधार पर सभी जीत कर आए थे। इस चीज को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य मतलब कैसे चुने गए थे। तो कैसे चुने गए थे, तो याद रखिएगा, संविधान सभा के लिए लोग कैसे चुने गए थे, तो प्रांतीय जो चुनाव हुआ था वहां से जो लोग चुन के आए थे उनमें से इसका चुनाव हुआ था, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र का क्या हो जाएगा, देखिए, उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधा नहीं चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, गलत है ये। तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, करेक्ट है, ये जो सही उत्तर है आपका। तो प्रांतीय विधानसभा से निर्वाचित हुए थे, सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो संविधान सभा के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया था, गलत कथन पूछ रहा है आपसे। तो ये तो कई सारे दल थे, इसमें सही बात है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी सही है। इनका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सार्वभौम मताधिकार का कहीं चर्चा इसमें नहीं किया गया था। इसमें विशेष तरीके के लोगों को विशेष पद्धति का दिया गया था, उन्हीं को ये अधिकार दिया गया था। तो ये ऑप्शन सी जो है वो गलत है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूची 1 और वाई को सुमिलित करना है। यहाँ पे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन है, राजस्थान रियासतों का प्रतिनिधित्व, और यहाँ पे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, जो संघ संविधान समिति थी, तो संघ वाला किसके नाम पे था, तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे था। तो आप डी से भी आंसर का चुनाव कर सकते हैं। डी आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। और राज्य वाला, प्रांत वाला किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। तो इससे भी आप करेक्ट कर सकते हैं, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा। बाकी चीज को देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इलिमिनेशन प्रोसेस से आप इसको लगा सकते हैं यदि एक भी आप कंफर्म है तो। सही उत्तर क्या हो जाएगा, संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, HC मुखर्जी हुआ करते थे। और प्रारूप समिति के जो कांग्रेसी सदस्य थे उनका नाम क्या था, तो वो थे TM मुंशी, और राजस्थान रियासतों का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था VT कृष्णाचारी। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये UPPCS 1990 का प्रश्न है। यहाँ जो उत्तर दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, आपको याद आ रहा होगा, वो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, उस समय अस्थायी तौर पर जो पहले अध्यक्ष चुने गए थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। अस्थायी तौर पर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च सीनियर वहीं थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो है वहाँ पे चुने गए थे। फिर जब 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है, तो इस बैठक में अस्थायी तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है ना। तो यहाँ ऑप्शन में आप देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम इसमें है ही नहीं, है यहाँ पे। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये इनका प्रथम बैठक का अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हो जाएगा। हालांकि जो आंसर है वहाँ पे इस चीज़ को गलत दिए हुए हैं। सही उत्तर इसका यहाँ हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरा जो था वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस वर्ष में जनगण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है, तो नेशनल जो सिंबल वाला वीडियो है उसमें जाके देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपका इसका उत्तर मिल जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1950, है ना। 24 जनवरी 1950 का डेट भी याद रखेंगे। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया है, ये बात किसने कहा है। तो अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं को के महत्व को कम करके आंका गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो मुख्य रूप से आइवर जेनिंग्स का है। तो पश्चिम का जो विचार आप देखेंगे, जितने भी पश्चिम के लेखक रहे हैं वो सभी किसी न किसी तरीके से भारतीय जो संविधान सभा है उसके ऊपर प्रश्न उठाते रहे हैं, और उनका मानना यह है कि इन लोगों का जो नेतृत्व किया गया था, तो इनका विचार ही यही था कि किसी तरीके से यहाँ के प्लान को फेल किया जाए और क्रिटिसिज्म करना। तो यहाँ पे ये लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन जबकि ऐसा था नहीं, जितनी जनसंख्या थी उसके हिसाब से वहाँ पे सीटें दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट किसका है, आइवर जेनिंग्स का है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा, तो प्रथम जो प्रारूप था उसको तैयार करके लाया गया था ये BN राव के द्वारा, क्योंकि BN राव ही इसके कानूनी सलाहकार थे। यही सबसे पहले लेकर आए थे और इसके बाद लगातार अमेंडमेंट हुआ था। भीमराव अम्बेडकर सारी प्रारूप समिति इसके ऊपर अमेंडमेंट की थी और फिर बाद में एक फाइनल संविधान आया था।
आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, सही है। और ये कब हुआ था? तो पंडित नेहरू के द्वारा ये कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर को लाया गया था 1946 को, जो कि 22 जनवरी को ये अप्रूव हो गया था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ठीक है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना कौन क्या है कि निम्नलिखित कौन सा सही है। तो ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो 4 है, ये मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ये गलत है, तो 1 2 3 सही है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? तो आपको याद आ रहा होगा कि जो संविधान में जो संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उन्होंने इस डेट को डिसाइड किया था कि इसी दिन हमारा संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और उसी दिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसके बावजूद इसको कब लाया गया? 26 जनवरी 1930 को लाया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो उद्घाटन सभा जो हुआ था किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर संविधान सिन्हा के द्वारा। पहले अस्थायी वही चुने गए थे और बाद में अस्थायी रूप से चुन लिए गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक वाला अधिकार ये किसके पास था? तो याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन आपको याद आ रहा होगा, जिसके आधार पे हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था, 1946 आपको याद आ रहा होगा। तो इसमें कौन थे? विलियम बोर्ड, पैथिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिस और अलेक्जेंडर। तो इसमें गो साइमन, गो वाला जो है वो बैक, साइमन बैक का नारा लगाया गया था, और उसमें सारे के सारे क्या थे? गोरे थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा, विलियम वुड उसमें नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो AIS 2014 का है। तो रेडक्लिफ जो समिति है, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हो रहा था, तो उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन था उसको डिसाइड करने के लिए, तो पश्चिम का बाउंड्री लाइन पाकिस्तान के साथ और बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान बनता है उसका निर्माण करने के लिए रेडक्लिफ समिति का गठन किया गया था, है ना। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाओं को निर्धारित करने के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो याद रखेंगे, संविधान सभा में 15 महिला सदस्य हुआ। वेरी फर्स्ट में कितनी थी? 15। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? तृतीय वाचन, दूसरा जो वाचन है सबसे लंबा हुआ था, 3 वाचन हुए थे, और तीसरा वाचन जो है सबसे लास्ट वाचन था, और ये कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को तो हमारा जो है वो संविधान पारित हो ही गया था, है ना। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? तो अंगीकृत अधिनियम 26 नवंबर 1949 को हुआ था। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित होता है? तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इसको स्थापित किया जाता है। और कब स्थापित किया जाता है? तो जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो ये पहले वाला है, ये जो है वो स्वतंत्रता के पहले वाला इसमें ऑप्शन नजर आ रहा है, क्योंकि 1947 लास्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले वाला पूछ रहा है, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा। तो उसके अनुसार कब स्थापित हुआ था? 1937 में हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा 1937। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सा नहीं है? तो देखिए जरा, अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था इसके अंतर्गत, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, नहीं, और जो अवशिष्ट विषय थे वो प्रांतीयों को नहीं, ये गवर्नर जनरल के पास था या वायसराय जो थे उसके पास हुआ करता था। तो ये ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? गलत है और उन विशेषताओं में से नहीं है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1935 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, ये गलत है आपका, है ना। इसके द्वारा भारत विभाजन उल्लिखित है, गलत है, और इसके द्वारा ये रियासतें समाप्त हुई थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पीछे के वीडियो में जाके देखिएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, है ना। इसमें से आपको देखिएगा 5 में जो है इनको पूर्ण बहुमत मिल गया था, और बाकी जो है कोalition पे बनी थी। तो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था वो 8 प्रांतों में बना था। आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन किसे निर्दिष्ट करता है? तो डायरकी का आपको 2 जगह जिक्र मिलता है। एक डायरकी का जिक्र मिलता है शुरुआती दौर में जब लॉर्ड क्लाइव हुआ करता था, है ना। लॉर्ड क्लाइव जो होता था शुरुआती समय में, जब सन 1757 में ये लोग प्लासी का युद्ध हारते हैं, उसके बाद आपको एक नजर आएगा। दूसरा आपको जिसको बाद में 1772 में इसको समाप्त कर दिया जाता है, वारन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। दूसरा डायरकी का जो जिक्र आपको नजर आता है, फिर आपको कहाँ नजर आएगा? 1919 में आ जाए, 19 में नजर आता है। तो इसमें क्या है ये डायरकी, और ऑप्शन इसमें क्या क्या है जरा इसमें देखिए। केंद्रीय विधानमंडल को 2 शब्द में विभाजित करना गलत है, ये जो है वो 2 विधानसभा वाला हो जाएगा।
दो सरकारी अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू करना यह भी गलत है। दो शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरा दिल्ली में, तो एक लंदन शासक समुच्चय तो बनता था लेकिन लंदन और दिल्ली में नहीं हुआ करता था, दोनों यहीं रहते थे। प्रांत में प्रायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में बांट देना, हाँ ये जो ऑप्शन होगा ये सही होगा कि जो प्रांत में सबसे पहले लाया गया था, उसमें कब लाया गया था तो याद कीजिए 1919 में इस पर चर्चा की गई थी। प्रांत में क्या होता था, जो विषय को है दो भागों में बांट दिया गया था, कुछ विषय जो है प्रांत को दिए गए थे और कुछ विषय किसको दिए गए थे, गवर्नर को दिया गया था। तो इसमें प्रांत के पास जो है वो नॉमिनल कुछ विषय दिए गए थे, लोक कल्याण वाला था, जबकि मेजर जो विषय था जैसे वित्त हो गया, उसके बाद आपके पास फॉरेन पॉलिसी हो गई, सुरक्षा हो गया, तो ये सारा जो काम किसके पास था, गवर्नर के पास हुआ करता था। तो इसी चीज़ को यहाँ पे डायरेक्टली कहा गया है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो बटलर कमेटी को लाया गया था किस लिए, भारत सरकार में देशी रियासतों के बीच में संबंध को सुधारने के लिए, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो अंतिम बैठक लास्ट में कब हुआ था, 26 जनवरी को तो हमारा गणतंत्र दिवस हो ही गया था, है ना। तो इसका जो अंतिम बैठक हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, वो कौन सा, 1813 का अधिनियम आपको याद आ रहा होगा। इसी में सबसे पहले शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की बात कही गई थी और वो कौन सा था, 1813 का चार्टर एक्ट था, है ना। 1813 में चीनी और चाय वाला व्यवस्था था और 33 में क्या है, आप एकीकरण का कह सकते हैं, जिसमें भारत शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। तो सही उत्तर 1813 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, तो 1813 का चार्टर एक्ट है, बिल्कुल सही है यहाँ पे, है ना। दूसरा आप देखेंगे जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तो हाँ इस पर भी चर्चा की गई थी और इसी से संबंधित जो है आंग्ल और प्राच्यवाद भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से तीनों जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो नेटिव मैरिज एक्ट, ये इसको यूपीपीसीएस ने 2019 में पूछा है। तो नेटिव मैरिज एक्ट का आपको याद आ रहा होगा कि ये ब्रह्म समाज ने काफ़ी इसके ऊपर प्रयास किया था और यही वो है जहाँ पे 14 वर्ष और 18 वर्ष शादी का जो है वो डेट निर्धारित किया गया था। 14 वर्ष और 18 वर्ष, जहाँ पे मेल जो है वो 18 वर्ष और फीमेल जो है वो 14 वर्ष होना चाहिए। तो ये कब का है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक्ट है, 1872 जो है, 1872 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार था, चीनी के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया था, सही है ये। इसके द्वारा कंपनी के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया था, तो ये भी ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो ब्रिटिश थी, जो क्राउन था, वो धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा था और आपने देखा कि 1857 के बाद कंप्लीट रूप से टेक ओवर कर लिया और भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये अभी नहीं आया था, ये आया था 1858 के एक्ट से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने 94 क्वेश्चंस का कंप्लीट रूप से डिस्कशन कर लिया है और इतना देर में आपका सारा का सारा प्रश्न जो है बेसिकली हो जाएगा, है ना, संवैधानिक विकास के ऊपर। और भी आपके पास यदि बुक्स होंगे वहाँ से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर होगी। और मेरा एक गुजारिश है कि आप एक बार कंप्लीट रूप से वीडियो जरूर देख लें, जिससे पहले संवैधानिक विकास का पूरा कंप्लीट वीडियो है, और एक टेक्स्ट बुक जरूर फॉलो करें। बिना टेक्स्ट बुक पढ़े हुए कोई भी उपाय नहीं है। चाहे आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो कर लीजिए, परीक्षा वाणी को फॉलो कर लीजिए, एनसीईआरटी सार का फॉलो कर लीजिए, कोई भी एक बुक जरूर फॉलो कर लीजिएगा, तब आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं और हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटी के अगले टॉपिक के ऊपर, और अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रिम्बल होगा, जो उद्देशिका होगा, और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए सेशन को यहीं पे रोकते हैं और आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखे रहिए। काफ़ी सारी वैकेंसी पाइपलाइन में है, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।